हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th, ठीक ना। हिस्ट्री का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ठीक ना। इसका हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले बहुत ही अच्छे से डिटेल से देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन के मतलब इसका आंसर जो है बहुत अच्छे तरह से लेके आए, ठीक ना, कि आप लोग को शायद यहीं पर याद हो जा सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक ना। स्किप अगर क्लिक ही कर दिए वीडियो पे तो उसको कंटिन्यू रहने दीजिए, ठीक ना। अंतिम तक देख के ही जाइए, ठीक है। तो और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है। तो आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ, सभी चेक कर सकते हैं। जो आपको पढ़ना है वो चेक करिए और पढ़िए, ठीक है। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो बेल आइकन जो घंटी होता है ना उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक ना। ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और वीडियो के साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, देखिए, जनजातीय समाज एवं धर्म की विवेचना करें, ठीक ना। जनजातीय समाज और धर्म की विवेचना करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में जनजातियों की बहुत बड़ी संख्या है। ये भारत के विभिन्न भागों में बसी है, ठीक ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इत्यादि। ये सभी में जनजाति है ना, जिसको आदिवासी बोलते हैं ना, वो, ठीक ना, जो जंगलों में रहा करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो झारखंड में अभी भी जनजाति बहुत सारा झारखंड में, ठीक ना। भारत में सबसे बड़ी झील जनजाति है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? जनजाति है, ठीक ना। झील ये वाला नहीं, जो कि पानी वाला झील नहीं, ठीक ना। दूसरी जनजाति गोंड है। दूसरी जनजाति कौन है? गोंड है। थोड़ा सा धूप मार रहा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हमको। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है। अन्य जनजातियों में मुंडा, ओराव, हो, गोंड, चेरो, कोल, पहाड़ियाँ तथा मील का उल्लेख किया जा सकता है, ठीक ना। यद्यपि इन सभी जनजातियों की अपनी अपनी भाषा, संस्कृति एवं धार्मिक प्रथाएं, ये सभी जो जनजाति है ना, सभी का अलग अलग संस्कृति है और प्रथाएं हैं, ठीक ना। आदिवासी पर्व त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। जो आदिवासी जो लोग होते हैं ना, अपना जो त्यौहार जो भी होता है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाता है, ठीक ना। उराव जतरा, ठीक ना, एक मेला है। उराव जतरा एक मेला है का उल्लासपूर्वक आयोजन करते थे, ठीक ना। ये जो लोग जनजाति लोग, जो आदिवासी लोग जो थे, उल्लाव उत्तर जतरा जो एक मेला है, जैसे हम लोग का मेला लगता है ना दुर्गा पूजा में, वैसे ही, ठीक ना। इसका आयोजन बहुत ही धूमधाम से करते थे। जनजाति समाज पर गांव के मुखिया, जिसे संथाल मांझी, ओराव पाहन, मुंडा सॉरी 2 बार लिखा गया, मुंडा तथा पहाड़िया सरदार कहते हैं, का यथेष्ट प्रभाव था, ठीक है। अब देखिए इधर है कि आदिवासी बुरी आत्माओं और भूत प्रेतों से भयभीत होकर बैगा अथवा ओझा की शरण लेते थे। जो आदिवासी जो लोग थे ना, बहुत ही डरते थे, ठीक ना। बहुत ये सभी से, चुड़ैल वगैरह से, सबसे बहुत डरते थे। तो वो सब शरण कहाँ से लेते थे? तो ओझा की शरण लेते थे, ठीक ना। बैगा अथवा ओझा के पास शरण लेते थे, जाके वहाँ बोलते थे कि बाबा यहाँ पे भूत है, इसको भगा दीजिए, ऐसे करके बोलते थे, ठीक ना। डायन कुरी यानी कि नज़र लगाना, ठीक ना, का अंधविश्वास भी जनजातियों में व्यापक था। अभी भी हमारे पास है, अभी भी हम लोग के है ना, हम लोग भी अभी डरते हैं ऐसे। अब तो समझिए कि आधा से मतलब अगर 100% लें तो 100% में 60% ये सब तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी 40% है ये सब। देखिए इधर, इसको मिटाने दीजिए थोड़ा। देखिए, संथालों का मुख्य पर्व सोहराई, ओरावों का कर्मा तथा मुंडाओं पर सरहुल है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है, ठीक ना। ये सभी जनजाति का पर्व है। कौन कौन है? तो ओरावों का हो जाता है कर्मा, और संथालों का कौन सा पर्व है? तो सोहराई, और मुंडाओं का सरहुल, ठीक ना। तो ओरावों का है कर्मा। कर्मा जैसे हम लोग की बहनें जो होती है करती है ना, वही कर्मा, ठीक ना। चलिए पहला का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि जनजातियों की प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का परिचय दे, ठीक ना। जो आदिवासी यानी जो जनजाति थे ना, उसकी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का परिचय देना। तो पहले जानते हैं हम लोग राजनीति के बारे में। तो आरंभ में आदिवासियों की राजनीति, ठीक ना, शुरू में आदिवासियों की राजनीति ये है, ठीक ना। अब इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था सहज थी, शासन का विकेंद्रीकरण किया गया था, प्रशासन की आधारशिला पंचायत थी, ठीक ना। प्रशासन की आधारशिला क्या था? पंचायत था। इसका मुख्य कार्य आपसी विवादों को सुलझाना था। पंचायत के पूरे गांव की व्यवस्था देखती थी। जैसे हमारे तरफ भी अभी भी है, पंचायत है। पंचायत अगर कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ तो पंचायत में पहुंच जाओ। नहीं, पंचायत हम लोग बैठाते हैं ना गांव में,
जैसे मान चलिए भाई भाई में झगड़ा हुआ तो पंचायती बैठ गया, बंटवारा हो गया पंचायती बैठा तब, तो ठीक ना। तो इसका कार्य क्या था कि आपसी विवादों को सुलझाना है, ठीक ना। पंचायत पूरे गांव की व्यवस्था देखती थी। पंचायत पर गांव के मुखिया का नियंत्रण रहता था। पंचायत का किधर गया, पंचायत पर गांव के मुखिया का नियंत्रण रहता था, ठीक ना। प्रत्येक जनजाति की अपनी पंचायत होती थी। प्रत्येक जनजाति जो थे ना उनका एक पंचायत होता था। संथालों में इसे परमाणिक कहा जाता था। संथालो जो कि एक जनजाति का ग्रुप है, ठीक ना, समूह है, जिसमें पंचायत ना कहा के क्या कहा जाता था, परमाणिक कहा जाता था, ठीक ना। कोल्हन क्षेत्र में 30 से 35 गांवों के संयुक्त प्रधान को मानकी कहा जाता था। 30 से 35 जो गांव को मिला के और एक प्रधान बनता था, ठीक ना, उसको क्या कहा जाता था, मानकी कहा जाता था, ठीक ना। अनेक गांवों को मिलाकर 5 से 30, ठीक ना, परहा नामक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाता था। इसका प्रधान परहा राजा होता था, ठीक है। इस प्रकार जनजातियों की प्रारंभिक प्रशासनिक राजनीतिक संरचना गांव, पंचायत और मुखिया पर टिकी हुई थी। इसका राजनीतिक कहाँ पर टिका हुआ था, तो संरचना गांव, राजनीतिक, ठीक ना, पंचायत और मुखिया पर टिकी हुई थी। बस इतना ही है। पहले ही ना रहता था कि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ई मंत्री है, वो मंत्री, ऐसे ना होता था, ठीक ना। अब दूसरा देखिए है कि आर्थिक स्थिति, ठीक ना। तो इसका देखिए हो जाएगा, आदिवासियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था आखेट और अस्थायी कृषि पर आश्रित थी। वे जंगलों में शिकार करते थे, कंदमूल, शहद इत्यादि एकत्रित करते थे, ठीक ना। उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक ना, रुपया पैसा का वो सबका स्थिति। तो वो सब किस पे आश्रित रहते थे, ठीक ना, कृषि पे वो लोग आश्रित रहते थे। कंदमूल जो शिकार उकार जो करते थे, शहद इत्यादि ये सभी पे क्या करते थे, एकत्रित करते थे, वही सब वो सभी खाते थे, ठीक ना। झूम खेती का प्रचलन था। झूम खेती होता है कि मतलब जैसे आज एक जगह जंगल है, उसको काट उठ के सफाया कर दिए, उसमें आज खेती किए, एक बार दो बार खेती किए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर दूसरा जगह चले गए, फिर दूसरा जगह सफाया किए, जंगल को काट उठ के, फिर वहाँ पे 2-3 साल किए, फिर दूसरा जगह चले गए, उसको बोलते हैं झूम खेती हम लोग, ठीक ना। बाद में जंगलों को सफाई कर अस्थायी खेती की प्रथा आरंभ हुई। फिर बाद में क्या हुआ कि जंगल को अच्छा से सफा कर दिया, फिर वहीं पे एक जगह मतलब रहने लगे, वहीं पे खेती वगैरह ये सभी करने लगे, ठीक ना। आरंभ में जमीन पर संपूर्ण गांव या समुदाय का स्वामित्व था, परंतु धीरे धीरे भूमि पर निजी अधिकार की अवधारणा उत्पन्न हुई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब लोग समझने लगे कि हाँ भूमि की आवश्यकता है, यानी भूमि बहुत ही जरूरी है। तो धीरे धीरे निजी मतलब होता है अपना, यानी अपनाने लगा धीरे धीरे भूमि को, ठीक ना। ज्वार, बाजरा, धान की खेती मुख्य रूप से होती थी, ठीक है। गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, बतख आदि पाले जाते थे। ये सभी क्या पाले जाते थे, ठीक ना। अनेक प्रकार के दस्तकारी अथवा कुटीर उद्योग का भी प्रचलन था, जैसे पत्ता, बांस के सामान बनाना, रस्सी बुनना इत्यादि। असुर जनजाति लोहा गलाने का भी काम करती थी। मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय एवं कौड़ियों का प्रचलन था। जैसे जब अगर हमको दूसरा वस्तु लेना है, ठीक ना, तो मुद्रा तो पहले प्रचलन नहीं था। जैसे मान के चलिए मेरे पास अगर चावल है और हमको चाहिए गेहूँ, तो पहले पैसा तो नहीं रहता था कि हाँ हम मुद्रा से खरीद सकते हैं, वैसा नहीं। पहले होता था वस्तु विनिमय, यानी अगर हमारे पास चावल है और तुम्हारे पास गेहूँ है तो हम चावल देते हैं, तुम उसके बदले हमको गेहूँ दे दो, ऐसे होता था, ठीक ना। एक चलता था कौड़ी चलता था, ठीक ना, कौड़ी प्रचलन था। कौड़ी एक पैसा के बराबर रहता था, ठीक ना। तो पैसा अगर तुम्हारे पास कौड़ी है तो तुम उसको दे दो और उससे तुम कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। गैर आदिवासी क्षेत्रों के संपर्क में आने से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विकास और शहरीकरण की प्रक्रिया कारण जनजातीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, ठीक था। ये इसका आंसर। अब तीसरा देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय वर्ण समाज के प्रति नई नीति क्यों अपनाई, ठीक ना। तो इसका कारण हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नई नीति निम्नलिखित कारण थे, ठीक ना। तो ये सभी देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। औपनिवेशिक सरकार वनों के अनुत्पादक मानना, ठीक ना। फिर इधर देखिए हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा ब्रिटिश जहाज रानी के लिए लकड़ी की आवश्यकता, ठीक है। जैसे जहाज रानी जैसे समझ रहे हैं, देखिए जो भारत में वनवानस का एक प्रमुख कारण था कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड में बलूत पेड़ जंगल तेजी से कटते जा रहे थे। इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग जहाज बनाने में किया जाता था, यानी जहाज बनाने में किया जाता था। ये जो लकड़ी था बलूत नामक पेड़ का जो लकड़ी था बहुत ही मजबूत रहता था, इससे जहाज जो बनाया जाता था ना बहुत अच्छे से तरह बनाया जाता था। इसकी डिमांड बढ़ने लगी और डिमांड बढ़ने लगी, जो ये पेड़ था बलूत पेड़ कम पड़ गया, तो फिर ठीक ना, जब कम पड़ गया तो फिर इसको ख़त्म किया गया, ठीक ना। जब कम पड़ गया तो अभी ये है ही नहीं, तो फिर दूसरा पेड़ जैसे हो गया सागवान का पेड़ फिर यूज करने लगा था, यानी धीरे धीरे का जहाज़ के चक्कर में पूरा पेड़ सफाया होने लगा।
फिर चौथा लिख लीजिएगा भारत में रेल का विस्तार। तो देखिए ये रेल भारत में भी औपनिवेशिक शासकों को लकड़ी की आवश्यकता थी। 19वीं शताब्दी के 5वें दशक में भारत में रेल का आरंभ किया गया, ठीक ना। रेल का आरंभ किया गया, कब किया गया? तो 5वें दशक में, ठीक ना। रेल इंजन बिछाने के लिए लकड़ी की पटरों की आवश्यकता थी। रेल इंजन बिछाने के लिए अभी तो हम लोग की तरफ लोहा है, ठीक ना, लेकिन पहले क्या चीज़ था? पहले लकड़ी का ही बिछता था, लकड़ी का ही पटरी बनता था, ठीक ना। तो उसके लिए भी चाहिए था, तो उसके लिए भी लकड़ी ये सभी कटने लगा, ठीक ना। तो जंगलों के स्थान पर बागवानी को बढ़ावा देने की नीति, ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा है कि तिलका मांझी के जीवन एवं क्रियाकलापों पर प्रकाश डाले। तो इसका देखिए तिलका मांझी के बारे में है, ये सभी आप लोग सभी लिख लीजिएगा, ठीक ना। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, हम दे दे रहे हैं। और ऐसे भी आप लोग वीडियो अगर लंबा रहता तो थोड़ा सा कहते हैं कि लंबा है। कोल विद्रोह के कारण एवं इसके स्वरूप का वर्णन करें। तो कोल विद्रोह क्या था? वर्णन करें, ठीक ना। तो इसको देखिए लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। छठा देखिए संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। तो संथाल विद्रोह क्या है? सॉरी, निबंध लिखे। तो निबंध क्या है? देखिए देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब है बिरसा मुंडा, ठीक ना। बिरसा मुंडा के जीवन एवं उनके कार्यों की समीक्षा करें। तो 7वां क्वेश्चन है, देखिए, ठीक ना। तो इसका देखिए हो जाएगा उत्तर कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तमाड़ के निकट उल्ली हातू गांव में हुआ था, ठीक ना। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। सुगना यानी कि सूगा, जो पक्षी रहता है ना, तोता, वो। उनका बचपन गरीबी एवं कष्ट में बीता, तथापि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने चाईबासा के मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वे शिकार करने, ठीक ना, वे शिकार करने, बांसुरी बजाने तथा निशानेबाजी में भी प्रवीण थे, ठीक ना। बहुत ही ये समय इच्छुक थे, ठीक ना, बहुत वो जानते थे। ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक ना। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोग रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय भी खत्म हो गया, ठीक है। इसका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय पहले ही डाल चुके हैं, ठीक ना। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और सभी रिजल्ट का क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग को शुरू में ही बता दिए थे, ठीक ना। तो वहाँ से आप लोग को जो चाहिए वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।